हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्ट्रीट रोड पे। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीवन एवं साहित्यिक परिचय, यानी कि जितने भी हमारे लेखक हैं तो उनका आज जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पे हैं 4-5 लोगों का जीवन परिचय यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज। और आज की क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें जीवन परिचय लिखा जाएगा और किस तरीके से हमें पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखते हुए आज मैं केवल जीवन परिचय का क्लास लेके आया हूँ, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके पेपर के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलते रहे। और हमारे अगर पुराने छात्र हैं तो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ कि हमारे प्रश्न में किस किस महाशय जी का जीवन परिचय है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, किनका जीवन साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे वृंदावन लाल वर्मा जी के जीवन की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपका रहेगा, यानी कि जीवन पर आप चाहे जीवन परिचय के बारे में पूछिए या कीर्ति, बात एक ही होती है। यहाँ पे इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया गया है। व्यक्तित्व मतलब होता है जीवन परिचय, और कृतित्व का मतलब होता है इनके जो इनकी विधाएँ हैं, इनके क्या कौन कौन सी कीर्तियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आप इसमें आएगा कि वृंदावन लाल वर्मा का अवतरण 9 जनवरी 1889 ईस्वी को मऊ रानी झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि वृंदावन वर्मा जी का जन्म 9 जनवरी 1889 ईस्वी को झांसी के मऊ रानी जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। इनके विद्या गुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार थे। सन 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इसे उन्होंने पेशे के रूप में अपनाया। इसके साथ ही साथ वे साहित्यिक लेखन के कार्य में भी लगे रहे, और सन 1958 में आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि भी विभूषित किया। यानी कि 1958 में ये डीलिट नामक उपाधि धारण किया, और सन 1965 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान मिला इन्हें। पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उसमें 23 फरवरी 1969 को इनका देहावसान हो गया। वृंदालाल वर्मा ने तो सबसे मोस्ट बात ये रही दोस्तों कि इनका जो पहला तो जन्म आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर इनका निवास स्थान क्या था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनका पढ़ाई से पेशा क्या था, उसके बाद में फिर ये कौन से पद से विभूषण थे, और फिर इनका देहावसान क्या हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है इनके जीवन परिचय में। उसके बाद फिर आपको पता है कि 23 फरवरी 1970 में इनका देहावसान हुआ। अब आगे क्या आता है कि वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक गौरव की रक्षा की है एवं सांस्कृतिक त्यागमय आदर्श को स्थापित भी किया है। अपने आदर्शों की स्थापना के निमित्त वे परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं। वर्मा जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यासकार थे। उन्हें हिंदी का सर वाल्ट स्कॉट भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित प्रारंभिक उपन्यास जो था वो संगम था, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ संगम नामक उपन्यास। दूसरा था प्रत्यागत्मक, इनकी प्रत्यागत, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके फिर तीसरा आता है लगन, जो 1928 में। फिर चौथा कुंडली चक्र, और फिर पांचवा प्रेम की भेद। इतने इनके प्रारंभिक उपन्यास थे जो बैक टू बैक इनके उपन्यास प्रकाशित होते गए। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास जो बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कि निम्न है। फर्स्ट पे गढ़कुंडार है, जो 28 में हुआ। फिर दूसरा था है विराटा की पद्मिनी, 1936 में हुआ। फिर मृगनयनी है 1950 में। टूटे कांटे 1954 में। उसके फिर पाँचवा आता है 5 नंबर पे अहिल्याबाई, जो 1955 में आता है। फिर 6 में आता है कि भुवन विक्रम, जो 1957 में आया। फिर 7 नंबर में आता है माधवजी सिंधिया। तो ये इनके ऐतिहासिक उपन्यासकार जो बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल में पृष्ठभूमि से आधारित, यानी कि प्रकाशित हुआ था।
फिर आता है 8वां नंबर झांसी की रानी, जो आपके इस चैप्टर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपका पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है। उसके में फिर आपका आता है 9वां नंबर कचनार, जो 1948 में, और 10वां आता है रामगढ़ की रानी 1961 में। तो इस तरीके से इनके उपन्यास प्रकाशित होते गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है, फिर 11वां नंबर आता है महारानी दुर्गावती, जो 1964 में आता है। फिर 12वां नंबर आता है कीचड़ और कमल, जो ये आता है 1964 में। और 13वां नंबर सोती आग 1966 में। और लास्ट है इनका देवगढ़ की मुस्कान, जो 1973 में लास्ट प्रकाशित हुआ। तो ये इनका क्या है, उपन्यास है। ये सारे इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इसमें आपका। दूसरा प्रश्न है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। आंसर में आएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, जो 1916 ईस्वी में इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 ईस्वी में इन्होंने पुनः क्राफ्ट्सवेद कॉलेज यानी कि प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की, और 1932 में विश्वविद्यालय से ही संस्कृत भाषा में MA करने के बाद प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना प्रधानाचार्य नियुक्ति। इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। ये छायावादी काव्य के चारों प्रमुख आधार स्तंभों में से एक रूप में मानी जाती हैं। इन्हें अपनी रचनाओं में दर्द व पीड़ा की भी अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। यानी कि महादेवी वर्मा जी को इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, दर्द और पीड़ा से युक्त। इनका निधन सन 1987 1987 में हुआ था। लेखिका महादेवी वर्मा ने साहित्य के दोनों क्षेत्र यानी गद्य एवं काव्य में सशक्त लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इनका निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा काव्यकृत श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, छड़दा। उसके बाद फिर आपका आता है छड़दा, परिक्रमा, गद्य कीर्ति तथा चांद पत्रिका के संपादन में भी कार्य किया। तो इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दीपशिखा है, रश्मि हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं हो गई, छड़दा और परिक्रमा। उसका फिर चांद, ये इनकी जो पत्रिकाएं थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। उसका फिर आता है नीरजा, नीरजा कीर्ति पर शेक्सपियर पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक और हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार, साहित्य सेवा के लिए साहित्यिक भूषण पुरस्कार, यामा व दीपशिखा पर गीन पाठ का पुरस्कार, और मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। तो ये इनके कुछ कारनामे थे जो इस प्रकार आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये मरने के बाद में इनको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मरने के बाद में भी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री थी, इसी कारण इनकी जो गद्य रचना में भी उनका कवि हृदय यानी कि कवि हृदय, संवेदनाएं एवं उनकी अनुभूतियों के रूप में दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से इनके सारे जो कविताएं थी, इनकी जो लेखक थे, इनके जो कीर्तियाँ थीं उसके रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिला। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मरने के बाद भी इन्हें पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके सबसे मोस्ट तरीके से पूछा जाता है आपके पेपर में, जो कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में पेपर होता है। तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। उसके बाद में फिर इनकी जो कीर्ति है वो आता है दीपशिखा, उसके बाद फिर अतीत के चलचित्र, और उसके बाद फिर आता है रश्मि। तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद यामा, ये चार जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके कंपटीटिव लेवल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, किसका नेक्स्ट आपकी बात करें कि इनका जीवन परिचय आता है। और उसका फिर तीसरा नंबर आता है कि प्रश्न नंबर 3 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से ही रहेगा। और ये आपके जीवन परिचय में सारे आपको मैं यहाँ पे एक एक सारा जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जिनके हमारे लेखक के, वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे।
फिर आता है, इसमें लिखेंगे कि भारतेंदु हरीशचंद्र भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म काशी में सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था, जिनका उपनाम गिरधर दास था। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा, अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया। उन्होंने स्वाध्ययन द्वारा विभिन्न भाषाओं से उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, फारसी, गुजराती आदि। इनका विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के थे। इन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मौलिक एवं युगांतकारी परिवर्तन किए तथा हिंदी साहित्य की एक नई दिशा दी, और ये हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे, जिनका वास्तविक नाम हरीशचंद्र था। इन्हें भारतेंदु की उपाधि बाद में दी गई थी। इनके जन्म एवं कार्यकाल के दौरान भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और भारतेंदु का मुख्य लक्ष्य देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण था। उन्होंने देश सेवा, दीन दुखियों की आर्थिक सहायता, साहित्य सेवा एवं गरीबों में अपना धन लुटा दिया। परिणाम स्वरूप वे स्वयं असहाय प्राणी हो गए, और चिंता के कारण उनकी 36 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई। तो ये था भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन काल, यानी कि किस तरीके से इन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया और कैसे कैसे ये अपना सारा चीज़ यहाँ पे देश के प्रति लुटाए। अब बात करेंगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं में क्या क्या इम्पोर्टेंट थे, रचनाएं कौन कौन सी थी। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित रूप से हैं। इसमें इनकी मौलिक नाटक हैं। पहला तो आता है मौलिक, फर्स्ट नंबर पे मौलिक नाटक आता है। फर्स्ट में आता है कि वैदिक हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। फिर आता है दूसरा चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रतायनी अधूरा। फिर आता है आधुनिक यानी कि अनुदित नाटक। इसमें अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, यहाँ पे कर्पूर होना चाहिए, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी और दुर्लभ बंधु तथा रत्नावली। और उसका फिर इनकी काव्य कीर्तियाँ, इनकी काव्य कीर्तियाँ कौन कौन सी। प्रेमा सुरवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवाली, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला और प्रबोधिनी। फिर आता है प्रातस्मीरन, बकरी बिलाप एवं रामलीला। तो ये इनकी काव्य कीर्तियाँ थीं। तो मौलिक नाटक हमने आपको बता दिया, अनुदित नाटक, और फिर आती है काव्य कीर्तियाँ। उसका फिर उपन्यास, इनका मुख्य उपन्यास कौन सा था, तो इनका मुख्य रूप से जो है उपन्यास वो हमीर हट था। फिर रामलीला, सुलोचना, शीलवती एवं सावित्री चरित्र। तो ये इनका उपन्यास था। उसका फिर निबंध आता है। निबंध में है कि सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो ये सारे थे इनके भारतेंदु हरीशचंद्र जी की रचनाएं। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं थीं। इससे पहले मैंने उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बताया, यानी कि जीवन परिचय और साहित्यिक में। उसके बाद फिर आप इनके रचनाओं के बारे में बताया। और अब नेक्स्ट बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके पेपर में। पहले तो ये आते हैं हरीशचंद्र जी, फिर महादेवी वर्मा, उसके बाद में फिर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ला। उसका फिर आपका आएगा इसमें चौथा नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक, कवि एवं निबंधकार के रूप में परिचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में
हुआ था, यानी कि 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था। 9 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहावसान हो गया। इनकी विमाता ने इनका पालन पोषण किया और अल्प आयु में ही मातृ प्रेम से वंचित एवं विमाता के रूप में दिए गए यातनाओं के कारण रामचंद्र शुक्ल समय से पूर्व ही परिपक्व व्यक्तित्व के बन गए। पढ़ने के इच्छुक शुक्ल जी को अनुकूल वातावरण भी न प्राप्त हो सका। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की और इनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखे, परंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ाने के लिए इलाहाबाद भेजा, यानी इलाहाबाद में प्रयागराज में भेजा। उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी। परिणामतः यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, परंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद कादम्बिनी एवं काशी नागरी परिचारिणी सभा के संपादक के रूप में कुछ समय तक कार्यरत रहे। बाबू श्याम सुंदर दास के मृत्यु के पश्चात जीवन के अंतिम समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में विराजमान रहे। शुक्ल जी बराबर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी के साहित्य का गहन अनुशीलन किया। उन्होंने हिंदी शब्द सागर के साथ नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया और सन 1937 ईस्वी में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए और ये इस पद पर रहते हुए ही सन 1941 में उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। इस तरीके से था आचार्य शुक्ला जी का जीवन और काल। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका था मित्रता, जो आपका इसमें दिया गया है। इनकी मित्रता जो इनका चैप्टर दिया गया है, इनका जो कहानी के रूप में कहानी संग्रह है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें भी 5वां नंबर आता है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय। अब डॉक्टर विद्यानिवास जी का, पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़ीवा गांव में हुआ था। उन्होंने 1945 में यानी 1945 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन में स्वर्गीय राहुल संकृत्यान के निर्देशन में कोर्स कार्य किया। प्रोफेसर मिश्र हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इनके विद्वता में हिंदी जगत का कोना कोना परिचित है। कुछ वर्ष पश्चात पंडित मिश्र अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने अमेरिका के बकरले विश्वविद्यालय में भी शोध कार्य किया था। वर्ष 1967 से 1968 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के अध्येता रहे थे। कुछ समय मध्य प्रदेश में सूचना विभाग के कार्यरत रहने के पश्चात इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। तदुपरांत विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सूचना विभागों में संबद्ध रहे। वर्ष 1957 में विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े डॉक्टर मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर भी मिश्र जी ने 1968 से 77 ईस्वी तक कार्य किया। कुछ वर्षों के बाद इसी विश्वविद्यालय के भी कुलपति भी रहे और राष्ट्र ने इन्हीं की साहित्यिक सफलताओं को सम्मान देते हुए सांसद नियुक्त किया और इन्हें पद्म विभूषण यानी कि पद्म भूषण सरकार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर मिश्र भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य थे और मूर्ति देवी पुरस्कार चयनित समिति के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में स्व राहुल के साथ कोर्स कार्य किया और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक पद पर कार्यरत रहे। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे। इसी उपनाम से उन्होंने कई रचनाएं की। हिंदी के एक प्रसिद्ध समीक्षक एवं ललित निबंध लेखक हैं। साहित्य के इन दोनों विधाओं में से इनका स्थान महत्वपूर्ण और हमेशा रहेगा। निबंध के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है।
उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला के बावजूद भी हमेशा कोमल अभिव्यक्तिकार सदैव प्रशंसनीय रही है। इनके ललित निबंधों के महक से साहित्यिक ज्ञान सदैव महकता रहेगा। प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंधों की शुरुआत सन 1956 ईस्वी में हुई। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको भारत सरकार के पद्मश्री 1928 और भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार 90 के बिरला फाउंडेशन के शंकर पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 में हुई। तो ये विद्यानिवास मिश्र, प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय था। उसका फिर आता है नेक्स्ट छठा नंबर और लास्ट है सबसे, राहुल संकृत्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश, यानी कि उनके जीवन परिचय एवं इनके कीर्ति के बारे में लिखिए। इस तरीके से आपका प्रश्न रहेगा। उसके फिर आपका आता है राहुल संकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। पंदहा उनकी ननिहाल था, जबकि पंदहा से 10 मील दूर उनके पैतृक निवास था। उनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती था। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। संकृत्यायन उनका गोत्र नाम था और राहुल नाम उनको तब मिला था जब उन्होंने 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म होने के बाद पूर्व राहुल जी के दामोदर स्वामी नाम से भी पुकारा जाता है। दामोदर स्वामी के नाम से भी हम इनको राहुल जी को जानते हैं, राहुल संकृत्यायन जी को जानते हैं। राहुल संकृत्यायन घुमक्कड़ी धर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आजीवन नए नए स्थानों की यात्रा की, देशाटन से विभिन्न विषयों एवं भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी वृत्ति विविध धर्मी थी, इसीलिए कभी बैराग के प्रति आकर्षण बढ़ा तो कभी घुमक्कड़ी ने जीवन को प्रभावित किया। राजनीति से भी प्रभावित थे, फलतः जेल जीवन में भी बिताना पड़ा। हिंदू धर्म के विमुख होकर बौद्ध धर्म अपनाया और दीर्घकाल तक श्रीलंका में रहे। कई वर्षों तक यूरोप की यात्रा करते रहे। कालांतर मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित होकर सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े रहे। राहुल संकृत्यायन ने प्रभु साहित्य सृजन किया। उन्होंने दर्जन भर कहानी और उपन्यास लिखे, जिसमें सतमी के बच्चे, सिंह सेनापति, जय योधे, बोलगा से गंगा, विस्मृति यात्री आदि महत्वपूर्ण हैं। देशों विदेशों तमाम विद्वानों की जीवनियाँ लिखी। यात्रा वृत्ति के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रतिमान स्थापित किए। बौद्ध धर्म संबंधी अनेक ग्रंथों का सर्जन किया और संस्कृति और तिब्बती भाषा में भी ग्रंथ लिखे। इस प्रकार राहुल संकृत्यायन का कृतित्व अत्यंत ही उत्कृष्ट एवं पुष्कल था। तो इस तरीके से इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो कीर्ति है वो है अथातो घुमक्कड़। राहुल संकृत्यायन जी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कीर्ति है अथातो घुमक्कड़। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और इससे ये सभी लोग प्रभावित, जितने भी हमारे कवि थे वो प्रभावित हुए थे। तो ये इनका जीवन काल था। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से बीच में उपस्थित होंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जिसमें आपका अगला होगा टॉपिक मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अगला टॉपिक आपका रहेगा, अगली वीडियो में आपका ध्रुव स्वामिनी जो आपका प्रसिद्ध नाटक है वो आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। तो 2-3 जो आपके कहानी संग्रह से होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।